सो हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम शुरू कर रहे हैं इस मॉड्यूल के पार्ट से। बेसिकली जब मशीन लर्निंग शुरू होता है तो हम लोग सबसे पहले लीनियर रिग्रेशन पढ़ते हैं, ठीक है? तो इस वीडियो में मैं आप लोग को लीनियर रिग्रेशन बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा। मतलब लाइक वो स्टार्ट कैसे हुआ, कहाँ से आया, उसके पीछे मैथमेटिक्स क्या है पूरा, जैसे कि मैं प्रीवियसली पढ़ाते हूँ बाकी मॉड्यूल्स में, बाकी पार्ट्स में, ठीक है? इस वीडियो को एंड तक देखो और मैं गारंटी करता हूँ कि आपको लीनियर रिग्रेशन के जितने डाउट्स हैं, जितने चीज़ें सारी चीज़ें मैं इसमें क्लियर कर दूँगा और आप लाइक कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हाँ, लीनियर रिग्रेशन मुझे अच्छे से आता है। एंड किसी इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन्स आएगा तो आप जवाब दे सकते हो लीनियर रिग्रेशन से रिलेटेड, ठीक है? मैं इसमें सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। चलते हैं एंड देखते हैं कि क्या-क्या सीन है इसमें, ठीक है? बेसिकली अगर देखें तो सबसे फर्स्ट पॉइंट कि व्हाट इज रिग्रेशन, रिग्रेशन होता क्या है, ठीक है? बेसिकली रिग्रेशन क्या है, उसका जो फॉर्मल डेफिनेशन है क्या है, मॉडलिंग द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल y गिवन अनदर वेरिएबल x। बेसिकली जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वाई डिपेंडेंट होता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा y इक्वल टू mx प्लस c, आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, ठीक है? कभी ना कभी 11th-12th में। इसी टाइप से y हमारा क्या होता है, डिपेंडेंट होता है किस पे, x पे, और x क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। बेसिकली ये क्या है, वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल y गिवन अनदर वेरिएबल x, इसे हम क्या बोलते हैं, रिग्रेशन। ये क्या करता है, मॉडल करता है एक्सपेक्टेड वैल्यू। यहाँ एक्सपेक्टेड वैल्यू से हमारा क्या मतलब है? बेसिकली अगर देखो तो ये क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x। एक्सपेक्टेशन क्या होता है, एक्सपेक्टेशन प्रोबेबिलिटी के टर्म में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे अगर आप लोगों को पता होगा मीन क्या होता है, एवरेज क्या होता है। हम लोग क्या करते हैं, सभी टर्म को ऐड करके वो जितने टर्म है उससे डिवाइड कर देते हैं तो वो मीन आ जाता है। एक्सपेक्टेशन में क्या, एक्सपेक्टेड वैल्यू में क्या होता है यार, मीन में अगर मान लो निकाल लो तो x1 प्लस x2 प्लस x3, या नंबर में देखते हैं 2 प्लस 3 प्लस 1 इक्वल डिवाइडेड बाई 3, ये मीन आ गया। तो हम लोग यहाँ पे सभी का वेट 1 दे रहे हैं, ठीक है? बट एक्सपेक्टेशन में क्या होता है, एक प्रोबेबिलिटी, लाइक 2 प्लस 3 प्लस 1 किया ना, तो ये 2 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 3 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी, 1 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, उससे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं सब में, और टोटल प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है और डिवाइडेड बाय n करता है, ये हमारा एक्सपेक्टेशन आता है, ठीक है? बेसिकली अगर आप देखो, सो अगर रियल वर्ल्ड में देखोगे तो सेम x के लिए हमारा डिफरेंट डिफरेंट y होता है, ठीक है? तो इसीलिए हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू बोल रहे हैं, क्योंकि जितने भी डिफरेंट डिफरेंट वाई पॉसिबल होंगे सेम एक्स के लिए, सो अगर आप देखो तो वो सबका एवरेज लेते हैं, हम लोग एवरेज लेते हैं और तब निकालते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ एक्सपेक्टेड वैल्यू बोल रहे हैं, ठीक है? ओके। सो आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है? ये हमारा कोर ऑब्जेक्टिव था रिग्रेशन का, जो कि मैंने बता दिया। हम लोग बेसिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं y का, गिवन है हमारे पास फीचर्स x। ओके। अब हम लोग देखते हैं स्टैटिस्टिकल मॉडल क्या होता है। बेसिकली ये क्या होता है, y इक्वल टू एफ एक्स प्लस सिग्मा। एफ एक्स हमारा कोई भी फंक्शन है, जैसे कि एम एक्स था ना, एम एक्स प्लस सी, ये हमारा एफ एक्स हो सकता है, या अगर मल्टीपल फीचर है तो एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस सी, ठीक है? इस टाइप से कुछ भी हो सकता है, ये हमारा फंक्शन है जो मॉडल कर रहा है। ये सिग्मा क्यों ऐड कर रहे हैं यार, अगर आप लोगों को पता होगा, हमारे पास जो भी फीचर्स दिए होते हैं एक्चुअल में, हमारा हमें जो भी पता होता है, सो जितना भी आप फाइंड कर लो, आपको 100% पता नहीं होता कि किस-किस फैक्टर्स पे ये डिपेंड कर रहा है हमारा y, ठीक है? इसलिए जो कुछ अनदर वेरिएबल्स होंगे, अनदर फैक्टर्स होंगे जिस पे डिपेंड करे, उसे हम लोग यहाँ पे सिग्मा ले लेते हैं, कि कुछ सिग्मा इसमें ऐड करते हैं, y में प्लस माइनस होता है, ये इसे बोलते हैं रैंडम नॉइज़ बोलते हैं। बेसिकली ये मॉडल करता है कि हाँ, इतना हम ऐड करने के बाद एक्चुअल y पर पहुँच जाएँगे, क्योंकि इसमें हम सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, हमें पता नहीं है कि किस-किस फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। सारा फीचर्स आप इन्वॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए हम एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, जिससे कि हम एंश्योर कर सकें कि हम एग्ज़ैक्ट वैल्यू पे पहुँच पा रहे हैं, ठीक है? बेसिकली एग्ज़ैक्ट नहीं, एक्सपेक्टेड वैल्यू, ओके? ये हमारा फंक्शन था, ये रैंडम नॉइज़ था। इट कैप्चर मिसिंग वेरिएबल्स, रैंडम इफेक्ट और मेज़रमेंट नॉइज़, है ना? कोई मिसिंग वेरिएबल्स है जो कि हमने इंक्लूड नहीं किया फीचर्स में, या रैंडम इफेक्ट, कोई रैंडम इफेक्ट आ रहा है जो कि इंक्लूड नहीं किया है, या मेज़रमेंट कोई नॉइज़ आ रहा है, एरर आ रहा है, तो उन नॉइज़ बेसिकली, तो उन सबको कैप्चर करने के लिए हम एक्स्ट्रा टर्म सिग्मा ऐड करते हैं यहाँ पे, ओके? अगर यहाँ पे हम लोग देखें सिग्मा का सीन क्या है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ सिग्मा गिवन फीचर एक्स इक्वल टू 0। ओवरऑल जो इसका मीन होगा, एक्सपेक्टेशन होगा, हम बेसिकली 0 होता है। ये सब assumptions हैं, ठीक है? यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। ये सब पॉइंट आपको याद करना है, इम्पोर्टेंट है। अगर इंटरव्यू वगैरह भी होता है तो मे बी पूछ सकते हैं वो लोग, ठीक है?
फॉर एग्जाम्पल प्रिडिक्टिंग एग्जाम मार्क्स फ्रॉम अ स्टडी आवर, कोई बंदा कितना देर पढ़ रहा है उसे प्रिडिक्ट करे एग्जाम के मार्क्स, तो यहाँ पे आपको अच्छे समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल दो स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए स्टूडेंट बी, इसने भी 6 आवर्स स्टडी किया, इसने भी 6 आवर स्टडी किया, और आपके पास बस एक ही फीचर आप कंसिडर करो कि कितने घंटे पढ़े, और मान लो इसके एग्जाम में 85 मार्क्स आए, इसके मार्क्स आए 73। सो आप देख सकते हो यहाँ पे एक्स का वैल्यू सेम है दोनों के लिए, बट वाई डिफरेंट है, इसका 85 है, इसका 73 है। तो यहीं पे हम लोग इसलिए मैंने बोला शुरू में कि एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं वाई का, ठीक है, कि एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, तो इनका लगभग बीच का वैल्यू होगा, जो कि हमारा फाइनली मॉडल लर्न करेगा ऐसे बहुत सारे डेटा देखने के बाद, ठीक है। और यहाँ पे केवल फीचर इसलिए मार्क्स डिफरेंट आया कि हो सकता है हमने बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड नहीं किए, हो सकता है इस हेल्थ इंक्लूड नहीं किया, हेल्थ इशू क्या है, दोनों ने कितने आवर स्लीप लिया है, खाना खाया था या नहीं खाया था, कौन कितने पहले से पढ़ रहा है, ये सब बहुत चीजें फैक्टर अफेक्ट करते हैं एग्जाम टाइम पे, एंजाइटी में कोई था या नहीं था, एग्जाम टाइम पे किसका ब्रेन में क्या चल रहा है, तो बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है, वो सब हम कंसिडर नहीं कर सकते मॉडल में, इसलिए हमने एक्स्ट्रा सिग्मा ऐड किया था, ठीक है। ओके, सो बेसिकली मैंने ये सब चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बेसिकली फॉर्मल रिग्रेशन सेटअप के ऊपर, जो हम लोग देखेंगे फॉर्मल सेटअप कैसे होता है। सो वो क्या है, हमारे पास कुछ डेटा दिया होगा, गिवन डेटा सेट होगा, जिसमें हम एक्स आई वाई और आई इक्वल टू 1 से नंबर ऑफ एन डेटा सेट होंगे, एक्स आई इनपुट है और वाई उसका आउटपुट है, मतलब उसके साथ ये क्या है जुड़ा हुआ है। बेसिकली ये तो पता ही होगा ना, रिग्रेशन हमारा सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम है, जिसका हमारे पास इनपुट और आउटपुट पता होता है, तो इनपुट और आउटपुट, ठीक है। सो यहाँ पे ये x बिलोंग कर रहा है आर डी, डी का मतलब है डायमेंशन, कितने डायमेंशन का, तो x कितने हमारे पास होंगे, डी फीचर्स होंगे, ठीक है, और y हमारा सिंगल कांस्टेंट एक वैल्यू होगा, इसलिए ये सिंगल r है। ओके, सो r अगर 2 लिखा है इसका मतलब 2 होगा, 2D में होगा, तो ऐसे करके इसको समझाते हैं कोई, ठीक है। सो हमारा बेसिकली गोल क्या है यार, एस्टिमेट द एफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स, ये हमारा गोल है यहाँ पे रिग्रेशन में। ओके, सो अपन ने रिग्रेशन देख लिया, फॉर्मल डेफिनेशन भी देख लिया, फॉर्मल सेटअप देख लिया। अब हम लोग मूव करते हैं अपने मशीन लर्निंग वाले चीज के ऊपर, लीनियर रिग्रेशन, कि उसमें कैसे कैसे सीना क्या क्या सेटअप करना पड़ता है, ठीक है। सो हियर आवर अजम्पशन इज कंडीशनल एक्सपेक्टेशन इज लीनियर, तो यहाँ हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है, लीनियर रिग्रेशन के अंदर हमारा एजम्पशन क्या होता है कि जो हमारा कंडीशनल एक्सपेक्टेशन है वो क्या होगा, लीनियर होगा, लीनियर इन द सेंस ये जो एक्सपेक्टेशन है ना वो हम मान के चलते लीनियर है, इसलिए हम लोग लीनियर रिग्रेशन बोल रहे हैं, क्योंकि मान एक्सपेक्टेड एजम्पशन यही रहता है हमारा कि हमारा इनपुट का आउटपुट के साथ जो रिलेशन होगा वो लीनियर होगा, ठीक है। सो डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स प्लस बी, ओके, ये हमारा लीनियर रिग्रेशन है। सो अगर अपन सिंपल चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वन फीचर के साथ, मान लो हमारे पास एक ही फीचर है एक्स, ठीक है, और यहाँ पे हम एम इसलिए लिखे, मशीन लर्निंग में हमेशा डब्ल्यू दिखेगा और बी दिखेगा, जैसे हम लोग वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी देखते थे ना, तो यहाँ पे हम लोग डब्ल्यू एक्स प्लस बी वेट्स बोलते हैं और बायस बोलते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हम इस टाइप से हमेशा डिफाइन कर रहे होंगे आगे। ओके, सो अगर वन फीचर होगा तो ऐसे इक्वेशन है, अगर मल्टीपल फीचर होगा तो W1 W2 W3 ऐसे आ जाएगा ना, W1 X1 W2 X2 W3 X3 डॉट डॉट डॉट, जितने होंगे डी फीचर्स होंगे तो WD XD प्लस एक बायस टर्म ऐड करते हैं। ओके, अगर अपन इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे ना तो ऐसे लिखते हैं W ट्रांसपोज X प्लस बी, क्योंकि पता है ना W ट्रांसपोज ट्रांसपोज इसलिए क्योंकि अगर अपन ऐसे देखें, हाँ देखो पहले तो मान लो ऐसे ऐसे था दोनों, डब्ल्यू एक्स ट्रांसपोज कर दोगे तो ऐसे होगा, फिर मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं ना, इसका इसका डायमेंशन क्या है, सॉरी हाँ ये, सो इसका डायमेंशन है 1x5, मान लो इसका 5x1 है, मतलब हमारे पास पांच पांच इनपुट आउटपुट है, तो देखते हो यहाँ पे W1 होगा, W2 होगा, डॉट डॉट W5 X1 डॉट डॉट X5, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा W1 X1 प्लस W2 X2, जैसे कि अपन मैट्रिक्स में करते हैं, तो वो ऐसे आ जाएगा, इसलिए हम ऐसे लिखे हैं। ओके, सो बेसिकली वेक्टर फॉर्म में ऐसे डिनोट करते हैं हम लोग ट्रांसपोज वगैरह में, ठीक है, एक साथ। ओके, नोट, नोट क्या है यार, वो इट इज कॉल्ड लीनियर, ठीक है। अगर पता होगा तुम लोग बोल सकते हो हाँ लीनियर इसलिए बोल रहे क्योंकि इसे x1 x2 x3 है, बट अगर इफ यू नो हमारा ऐसा भी होता है W1 x1 W2 x1 स्क्वायर, ऐसे करके भी होता है, बट ये जो स्क्वायर आया ना फिर भी हम इसे लीनियर ही बोलते हैं, वाई,
ये तो नॉन लीनियर दिख रहा है, तुम लोग को बोलोगे कि नॉन लीनियर है, तो लीनियर है नहीं, स्क्वायर आ गया, क्यूब आ गया। बट हम लोग लीनियर रिग्रेशन इनपुट फीचर के पावर्स देख के नहीं बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली कोएफिशिएंट देख के बोलते हैं कि यहाँ पे W जो हमारा था या M जो बोलो उसमें, वो लीनियर है या नॉन लीनियर है। वो तो लीनियर रह रहा है ना या कोएफिशिएंट, इसीलिए हम इसे लीनियर ही बोलते हैं। सो लीनियर रिग्रेशन ओनली मॉडल स्ट्रेट लाइन, ये गलत है। वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कर्व होगा, उसे भी मॉडल कर सकता है, बट स्टिल वी आर सेइंग दैट इट इज लीनियर रिग्रेशन। व्हाई? इट्स लीनियर इन पैरामीटर, नॉट नेसेसरीली लीनियर इन फीचर। फीचर में लीनियर है या नहीं उससे हमें मतलब नहीं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लीनियर रिग्रेशन का ये मतलब नहीं है कि फीचर्स लीनियर हो, उसे हमें देखना ही नहीं है। बेसिकली पैरामीटर्स लीनियर होने चाहिए, ठीक है। पैरामीटर्स इन द सेंस ये जो हम इसके साथ डब्ल्यू ऐड कर रहे हैं ना, और ये भी है ना, ये हमारा लीनियर है, ये हमारा नॉन लीनियर नहीं है। ये एक्स तुम कुछ भी कर दो, एक्स क्यूब या लॉग एक्स कर दो, ई रेस टू एक्स कर दो, कुछ भी कर दो चलेगा। यहाँ पे डब्ल्यू में कुछ नहीं होता, ई रेस टू डब्ल्यू करोगे ना तो ये नॉन लीनियर हो जाएगा। डब्ल्यू में कुछ नहीं, डब्ल्यू अगर लीनियर है इसका मतलब ये लीनियर है। सो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना लीनियर रिग्रेशन को लीनियर क्यों बोलते हैं। ओके, नाइस। लेट्स गो फॉर द सॉल्यूशंस। देखो अगर इसके बाद ये सब चीजें पढ़नी होती है कि लॉस फंक्शन एंड ऑल, तो वो सब मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिए, तो पता ही होगा, तो वो अपन नहीं खींच रहे हैं। अब हम सीधे चलते हैं कि सॉल्यूशन कैसे आएगा। लीनियर रिग्रेशन अपन मॉडल सेटअप कर लिए, इक्वेशन लिख लिए, अब उससे हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, हमें डब्ल्यू बी निकालना होगा ना, वो कैसे निकालते हैं। सो सपोज करते हैं एक वेरी स्मॉल एग्जांपल लेते हैं जिससे कि समझना इजी हो। y इक्वल टू एक्स इंटू डब्ल्यू, ठीक है। सो ये कैप क्यों लिख रहा हूँ, जब भी हम प्रिडिक्शन लिख रहे हैं तो एक्चुअल इक्वेशन क्या था, y इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस सिग्मा, सॉरी डब्ल्यू एक्स नहीं, y इक्वल टू एफ एक्स प्लस सिग्मा होता है ना, ये हमारा एक्चुअल होता है। जो डेटा जनरेट हुआ है, प्रोसेस डेटा जनरेशन प्रोसेस हुआ है, वो एक्चुअली है, ठीक है। उसी से y निकला होगा, एफ एक्स प्लस सिग्मा। कोई फंक्शन हो रहा होगा जो हम फिट करने की कोशिश करें, बट एक जिसे हम डिस्कवर नहीं कर सकते, उसे सिग्मा बोल रहे हैं, जो हमें पता नहीं है, अननोन टर्म है, तो इसलिए हम सिग्मा ऐड कर रहे हैं। ये हमारा एक्चुअल y है। ये हम क्या करें, प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें, मॉडल फिट करने की कोशिश करें, मॉडल लर्न खुद से करने की कोशिश करें, इसलिए हम लोग वाई हैट डाल रहे हैं। तो वाई हैट जहां पे भी हो वो हम मॉडल बना रहे हैं, और जो एक्चुअल दिया हो ये सीन रहता है उसका, ठीक है। नाइस। सो इसका अगर लॉस फंक्शन अपन देखें तो क्या होगा, मीन स्क्वायर एरर लेके चलते हैं। एमएससी क्यों आता है यार, हमने पढ़ा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे कैसे डिराइव किया था, वो हमने देखा है। अगर नहीं पता है तो मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देखो, लॉस फंक्शन वाला, ठीक है। सो ये क्या होता है यार, 1/n वाई आई माइनस वाई प्रेडिक्शन माइनस एक्चुअल का होल स्क्वायर, ये हमारा एमएससी है लॉस फंक्शन। अब हम इसे अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें यार, तो देखो मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग ऐसे नॉर्म में लिखते हैं, L2 नॉर्म, ठीक है। L2 नॉर्म, आई स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब बोलोगे यार ये कहाँ, ये तो कुछ समझ में नहीं है, तो नॉर्म पता होगा, L1 नॉर्म, L2 नॉर्म। L1 नॉर्म बेसिकली होता है मॉड में वैल्यूज को ऐड कर दो, L2 नॉर्म वैल्यूज का स्क्वायर करके अंडर रूट कर दो। L3 नॉर्म क्या होता है, वैल्यूज का क्यूब करके पावर 1/3 करते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। सो ये कैसे आ गया, सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारे पास L2 नाम है, तो मैंने क्या बोला, समेशन करते वैल्यूज का स्क्वायर करके अंडर रूट कर देते, ठीक है। सो अगर तुम रूट को इस साइड भेज दो तो ये क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा इस नॉर्म का, ये हो गया। सो बेसिकली यही था ना हमारा, ये ऊपर वाला लॉस, ठीक है। तो ये मैच हो गया, तो ये हम इसको यहाँ से लिख दें, ठीक है। सो ये हमारा मैट्रिक्स फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे इसको, ओके। तो बेसिकली ये हमारा क्या था, L2 नॉर्म, डन, नाइस। नाउ हमने यहाँ पे देख लिया लॉस फंक्शन का ऐसा मैट्रिक्स फॉर्म में। सो ये हमने देखा लॉस फंक्शन को मैट्रिक्स फॉर्म में, जे डब्ल्यू, ओके, कॉस्ट फंक्शन। अब इसे हम एक्सपैंड करते हैं, नाइस। सो अगर अपन स्क्वायर ब्रेक करें तो जब नॉर्मली तुम्हारा स्क्वायर होता है, जब अलजेब्रा वगैरह नॉर्मली जो पढ़ते हैं कैलकुलस वगैरह में, तो x माइनस वाई का स्क्वायर है, तो तुम ऐसे ब्रेक कर सकते हो, x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। बट ये मैट्रिक्स फॉर्म में जो है लिनियर अलजेब्रा में, इसका स्क्वायर जब ब्रेक करते हैं तो एक ट्रांसपोज में आ जाता है, क्योंकि मैट्रिक्स का स्क्वायर है, तो उसको अगर तुम ब्रेक करोगे तो वो ट्रांसपोज होगा, तभी वो मल्टीप्लाई वगैरह हो सकता है, नहीं तो सीधा सीधा होगा तो उसका कोई सीन नहीं है, वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। इसलिए इसको ब्रेक करेंगे तो एक पे ट्रांसपोज आएगा, एक पे कुछ नहीं आएगा, राइट। सो ये हमारा सीन बना, ये स्क्वायर तो हटाने के बाद, स्क्वायर को अलग करने के बाद, ओके, नाइस। अब अपन ट्रांसपोज अंदर लेते हैं। सो अगर तुम्हें पता होगा मैट्रिक्स में ए बी, ए इंटू बी मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज है, तो अगर इसको ब्रेक करोगे तो बी ट्रांसपोज ए आता है, ए ट्रांसपोज आता है, ठीक है, ये पता होगा, मैट्रिक्स का बेसिक है। सो अपन ट्रांसपोज लाए तो ये डब्ल्यू बी इधर आ गया और वाई के ऊपर ट्रांसपोज आ गया, ये सीन है, ठीक है।
अब y तो हमारा क्या था, कांस्टेंट था, तो ट्रांसपोज़ का कोई सीन नहीं है, तो ओके बाद में देखते हैं, ठीक है। सो हमारा ये आ गया डब्ल्यू ट्रांसपोज़ एक्स ट्रांसपोज़ माइनस वाई ट्रांसपोज़, ये आ गया। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सो मैट्रिक्स है ए और बी, इन दोनों का करोगे तो सीधे बगल में आके रख देते हैं, ये सीन है। तो अपन यहाँ पे ऐसे कर दिए, राइट। इसको फिर इसके साथ किए तो ये आया, फिर अब इसका इसके साथ किए तो ये, इसका इसके साथ किए तो ये आ गया। ओके, अब ये तुम देख सकते हो, सिंस इट इज अ स्केलर इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। स्केलर है, क्यों, ये वाई ट्रांसपोज है, कौन सा स्केलर होगा, ये एक्स डब्ल्यू है, इसका जब मल्टीप्लाई वगैरह हो जाएगा तो ये क्या है, वैल्यूज आ रहे होंगे, ठीक है, और वाई ट्रांसपोज है, तो वाई ट्रांसपोज इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये मैं कांस्टेंट इसमें वैल्यूज होंगे बट मल्टीपल होंगे ना, डेटा सेट एंड डेटा सेट होगा, तो इसलिए ट्रांसपोज लिख रहे हैं। फिर इन सब का जब पूरा मल्टीप्लीकेशन होगा ना डब्ल्यू डब्ल्यू के साथ, तो ये हमारा फाइनली एक कोई न्यूमेरिकल वैल्यू बन रहा होगा जिसे हम जो एक स्केलर वैल्यू आएगा। इसलिए स्केलर का क्या होता है मैट्रिक्स में, तुम स्केलर के ऊपर ट्रांसपोज लगाओ या ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है जब ये स्केलर है, ठीक है। स्केलर नहीं है तो ये डिफरेंट होगा, बट स्केलर है तो ए ट्रांसपोज ए के बराबर है। सो ये तो पता है स्केलर है, तो क्या करोगे, ट्रांसपोज कर दो। अगर ट्रांसपोज करोगे तो इसके अंदर डालो तो ये सीन हो गया, पलट गया, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं है, ये पूरा कैलकुलेशन होने के बाद स्केलर आएगा इसीलिए। ओके, सो ये सीन हुआ। अभी ये आ गया तो अपन ये यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। सो अगर तुम ये यहाँ पे डाल दो तो देख रहे हो ऐसा एक ये टर्म बन रहा है और एक ये टर्म, तो ये दोनों सेम है तो -2 हो जाएगा। सो -2 ये और प्लस ये। ओके, नाइस। अब क्या करते हैं यार, टू फाइंड द ऑप्टिमल, देखो हमारा ये कैलकुलेशन हो गया, जहां तक करना था हमने ब्रेक कर लिया इसको। अब क्या करना है, हमारा लॉस फंक्शन इस फॉर्म में आ चुका है। अब एक बात बताओ, जब हमें डब्ल्यू है उसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लोग मिनिमा मैक्सिमा कैसे फाइंड करते थे यार, और यहाँ पे हमारा ये श्योर है कि मिनिमा आएगा, मैक्सिमा नहीं आएगा, क्योंकि ये कन्वेक्स है। लॉस फंक्शन हमारा क्या था, कन्वेक्स फंक्शन था। कन्वेक्स फंक्शन को जब तुम क्या करते हो, डेरिवेटिव करते हो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हो, उसके बाद जीरो पुट करते हो, इक्वल टू जीरो करते हो, तो हमारा मिनिमा वैल्यू आता है, क्योंकि वो कन्वेक्स फंक्शन है, ठीक है, जैसे कि अपन डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी ऑप्टिमाइजेशन में, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, जो किसी फंक्शन का मिनिमम निकालना है या कुछ भी मैक्सिमा निकालना है, तो हम क्या करते हैं, उसका डेरिवेटिव करके जीरो करते हैं। तो इसका अपन डेरिवेटिव करते हैं डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सो डेरिवेटिव करके जीरो कर देंगे तो हमें मिनिमा मिल जाएगा। सो हमने डेरिवेटिव किया, इक्वल टू जीरो किया, इक्वल टू जीरो किया, ये आया। अब इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं डब्ल्यू, इसको उस साइड भेजेंगे तो इनवर्स हो जाएगा। तो बेसिकली ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया। सो ये क्या है यार, ये श्योर है कि ये हमें लोकल मिनिमा ही देगा, मतलब एग्जैक्ट दिस विल गिव यू एग्जैक्ट, मतलब ग्लोबल बोल सकते हो, लोकल नहीं। यहाँ पे ठीक है। सो बेसिकली हमारा ये फॉर्म आ गया। तो ये इक्वेशन काफी जगह देखने को मिलता होगा, ये क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन है लीनियर रिग्रेशन का, एक्स ट्रांसपोज एक्स का इनवर्स इनटू एक्स ट्रांसपोज वाई। सो ये वेट्स इक्वल टू दिस, ठीक है, ये हमारा क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन है लीनियर रिग्रेशन का। तो यार अब बोलो कि ये तो अपन ने पढ़ लिया, तो हम लोगों ने तो ग्रेडियंट डिसेंट वगैरह पढ़ा है, लीनियर रिग्रेशन में उसका यूज होता है, क्यों होता है जब हमारे पास ऑलरेडी ये एग्जिस्ट करता ही है। सिंपल है ना, तुम सीधे यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन वगैरह कर दोगे और तुम्हारा डब्ल्यू निकल जाएगा, क्या उधर ताम झाम करना है, ग्रेडियंट वगैरह करना है ना। सो इसके काफी सारे इश्यूज हैं, ये बस सिंपल चीजों के लिए यूज कर लेते हैं, और जहाँ पे हम इन्वर्स निकाल पाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता है, तो वहाँ तो ये फेल कर ही जाएगा। एंड कंप्यूटेशन कॉस्ट भी बहुत हाई होता है इन्वर्स का। इन्वर्स कैलकुलेट करना पावर ऑफ क्यूब होता है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ क्यूब होता है, और डायमेंशन का ऑर्डर ऑफ क्यूब होता है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत हाई है। जो कि लीनियर रिग्रेशन जब ग्रेडियंट डिसेंट करते हैं तो एन मतलब पावर ऑफ 1 में आ जाता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और यहाँ क्यूब है, तो वो टाइम का भी इशू है। फिर इन्वर्स एग्जिस्ट ऑलवेज नहीं करता है ना, मैक्सिमम टाइम, तो फिर ये तो काम ही नहीं करेगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है, इफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट इट विल फेल। मोस्ट ऑफ द टाइम इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता है। मैट्रिक्स इनवर्स निकालने का कॉस्ट भी हाई है, ठीक है, ग्रेडियंट डिसेंट का काफी कम होता है। रिकम्प्यूटिंग इनवर्स एवरी टाइम इज इम्पॉसिबल, और जब तुमको पता होगा एक्चुअल में रियल वर्ल्ड काम ज्यादा होता है, ठीक है। तो ऑनलाइन लर्निंग एक होता है, एक कॉन्सेप्ट है ऑनलाइन और ऑफलाइन लर्निंग। ऑनलाइन लर्निंग क्या है कि तुम मॉडल डिप्लॉय कर दोगे और
रन टाइम पे जो नई-नई चीज़ें आएँगी डेटा उससे वो लर्न होते जाता है और मॉडल आगे फ्यूचर में। सो उस टाइम पे क्या है यार, तुम जैसे ही डेटा मॉडल को हमेशा लर्न करोगे तो तुमको हमेशा मैट्रिक्स मल्टीप्ली वो ये जो इक्वेशन था ये हमेशा परफ़ॉर्म करना पड़ेगा तुम्हें पूरे होल डेटा सेट के ऊपर, ठीक है? क्योंकि ये सिंगल नहीं, जितना हो डेटा सेट है पूरे पे करना होगा तो बहुत एक्सपेंसिव है एंड हर टाइम ऑलवेज़ तुमको इनवर्स कैलकुलेट करना होगा तो काफ़ी माथा-पीछी और टाइम कैलकुलेशन होगा, ठीक है? जो कि इम्प्रैक्टिकल सा हो जाता है। बट ग्रेडिएंट डिसेंट में ऐसा नहीं है, वो एक-एक इटरेशन चलेगा हमेशा और पर इटरेशन बस इतना कम टाइम लगता है तो वो फिज़िबिलिटी है। ग्रेडिएंट डिसेंट अपडेट इंक्रीमेंटली, ठीक है? नाइस। सो ये सब मैंने ऑनलाइन लर्निंग बता दिया। एंड क्लोज फॉर्म रिक्वायर्ड इंटायर डेटा सेट अपफ्रंट फॉर द एनी अपडेट, ठीक है? सो ये हमने देख लिया। तुमको पता है ग्रेडिएंट डिसेंट में टोटल डेटा नहीं लगता है, जो आया पॉइंट जो न्यू आया उस पे तुम मॉडल को वो कर सकते हो, है ना? ओके। सो हमने बेसिकली डिस्कस कर लिया, एक बार रीड कर सकते हो डिसएडवांटेज क्या-क्या था। मैट्रिक्स इनवर्स में नॉट एक्जिस्ट, हाई डायमेंशनैलिटी, न्यूमेरिकल इनस्टेबिलिटी, स्ट्रीमिंग डेटा यानी कि वही रन टाइम पे ऑनलाइन अर्निंग यहाँ पे प्रॉब्लम। ओके। सो अब देखते हैं ग्रेडियंट डिसेंट फॉर लर्निंग लीनियर रिग्रेशन। सो लीनियर रिग्रेशन के लिए ग्रेडियंट डिसेंट क्या है यार, तुम लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे डब्ल्यू रिस्पेक्ट में तो ये आएगा, ठीक है? अपन ऑलरेडी ये सब देख चुके हैं ऑप्टिमाइजेशन में लास्ट वीडियोज में। अपडेट रूल क्या था, डब्ल्यू टी प्लस वन लिखा और नेक्स्ट टाइम के लिए न्यू भी लिख सकते हो। डब्ल्यू टी प्लस वन इक्वल टू क्या है, ओल्ड ओल्ड वेट में से लर्निंग रेट इंटू इसका ग्रेडियंट, ठीक है? ऐसे करके हम अपडेट करते हैं और एनी मिनिमा फाउंड इज कॉल्ड ग्लोबल। कोई भी मिनिमा हमें मिल जाएगा तो हम मान लेंगे कि ये ग्लोबल मिनिमा हमें मिल चुका है। ओके, नाइस। सो बेसिकली हमने लीनियर रिग्रेशन का काफी सारी चीजें देख ली। अभी हम चलते हैं यार मेन काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अजम्पशन ऑफ लीनियर रिग्रेशन। क्या है कि कई सारे आप लोग इंटरव्यूज़ में जाओगे जो कि बेसिकली मशीन लर्निंग अच्छे से डेप्थ में पूछते हैं, तो वो लोग बेसिकली लीनियर रिग्रेशन पे फ़ोकस करेंगे। वहाँ पे वो लोग असम्पशन वगैरह भी पूछ लेते हैं। काफ़ी पूछते हैं, पूछ नहीं देते, पूछते ही हैं मोस्टली अगर वो मशीन लर्निंग में जा रहे हैं, लीनियर रिग्रेशन में जा रहे हैं तो, ठीक है? सो बेसिकली कुछ असम्पशन्स हैं लीनियर रिग्रेशन के। सो असम्पशन क्या है, फर्स्ट लिनियरिटी, लीनियर होना चाहिए, फिर इंडिपेंडेंस ऑफ एरर, होमोसिडासिटी, नॉर्मेलिटी ऑफ रेसिडुअल एंड नो मल्टी कोलिनियरिटी। अभी क्या है हम एक-एक करके पाँचों देखते हैं, ठीक है? So first linearity, what does it mean? So relationship between input variable and output variable should be linear. तो तुम्हारे इनपुट वेरिएबल x जो भी है उसका y के साथ लीनियर रिलेशन होना चाहिए। और कैसे पता करोगे, ये सब हमने ईडीए वगैरह काफी देखा था, उसमें कैसे पता करता है डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करके, ठीक है? सो वो लीनियर होना चाहिए, अगर लीनियर नहीं है तो वो उसे हम लीनियर रिग्रेशन कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये असम्पशंस है, ठीक है? जैसे कि तुम देख सकते हो ये क्या है, ये लीनियर नहीं लग रहा है, ऑब्वियसली ये ऐसे करके जा रहा है और ये लीनियर लग रहा है, तो ये हमारा करेक्ट है यहाँ पे, राइट? सो मैं इसको मार्क करूँ, दिस वन इज करेक्ट, दिस वन इज नॉट करेक्ट। सो ये हमारा फॉलो कर रहा है असम्पशन। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या था, इंडिपेंडेंस ऑफ द एरर। इसका क्या मतलब हुआ है? सो बेसिकली क्या है कि एरर जो है अभी करंट डेटा सेट का जो एरर अभी आया, करंट डेटा पॉइंट पे जो एरर आया, वो फ्यूचर के डेटा पॉइंट का जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे जो एरर आएगा उसको ये इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए। इस डेटा पॉइंट का एरर दूसरे डेटा पॉइंट के एरर से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इससे कोई मतलब नहीं हो रहा है कि यहाँ एरर इतना आया, तो यहाँ कितना आएगा, उसको इस पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि पिछले पिछले या दूसरे डेटा सेट पे क्या डेटा पॉइंट पे क्या एरर आया, उससे इस डेटा पॉइंट पे कितना एरर आएगा, कोई इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए। क्यों? ये असम्पशन है। किस टाइप के डेटा सेट में ये इफ़ेक्ट आता है कि एक एरर दूसरे को इफ़ेक्ट करता है? टाइम सीरीज़ डेटा सेट, जैसे कि तुम देख लो स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन हो गया, जो भी टाइम से रिलेटेड डेटा सेट है, क्योंकि आज स्टॉक मार्केट में कुछ सीन हुआ, लॉस आया, तो वो इफ़ेक्ट करता है नेक्स्ट डे पे भी कि क्या सीन होगा। तो ये आज का एरर कल के एरर को इफ़ेक्ट करेगा। वो उसका कल का एरर परसों के एरर को नेक्स्ट डे के एरर को इफ़ेक्ट करने वाला है। ठीक है? सो बेसिकली यही है कि एरर अगर इफ़ेक्ट कर रहा है तो वो लीनियर रिग्रेशन में कंसीडर नहीं होगा। उस पे अपन दूसरा चीज़ लाएँगे, एलएसटीएम वगैरह लगाएँगे जो कि टाइम सीरीज़ डेटा सेट को टाइम सीरीज़ टाइप के वर्क को हैंडल करता है। ठीक है? ओके? नाइस। सो अपन ने देख लिया इंडिपेंडेंस एरर का क्या मतलब है। ये सब मैंने बता दिया। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं यार, होमोसिडासिटी। इसका सिंपल सा मतलब है कांस्टेंट एरर वेरिएशन। ठीक है? एरर का जो वेरिएशन होगा हमारे मॉडल में,
लीनियर रिग्रेशन मॉडल में, वो कांस्टेंट होना चाहिए। ये नहीं कि अभी एक्स का वैल्यू छोटा है तो यहाँ पे एरर का वेरिएशन कम है और आगे जाके एरर का वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो नहीं चलेगा। अगर वो है तो लीनियर रिग्रेशन में कंसीडर नहीं होगा, ठीक है? सो स्प्रेड ऑफ एरर शुड बी सेम अक्रॉस ऑल लेवल ऑफ डेटा सेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एरर और एक्स का प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है? सो इस कर्व में देखो एक्स बढ़ रहा है, ठीक है? एक्स इंक्रीज हो रहा है इधर, बट एरर का क्या सीन है, जो वेरिएशन यहाँ पे था, इतना वेरिएशन यहाँ था, यहाँ भी उतना ही है, ठीक है? वो कांस्टेंट सा है। बट इस प्लॉट में देखो यार, एक्स बढ़ रहा है, ठीक है? एरर क्या है, एरर का वेरिएशन इधर इतना कम था, इधर बहुत ज्यादा हो गया, एरर का वेरिएशन बढ़ गया इधर, तो ये हमारा एजम्पशन फॉलो नहीं कर रहा है। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको कट करते हैं, इसको करेक्ट करते हैं। ओके, अंडरस्टूड, नाइस। नेक्स्ट, सो फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई तुम हाउस प्राइस प्रेडिक्शन का, तो अगर तुम चीप हाउसेस देखोगे, जो कम हाउसेस वाला प्राइस है, अगर फीचर्स पे अगर तुम अपने कर्व फिट करने के बाद जो सस्ते वाले घर हैं, वहाँ पे तुम देखोगे कि मॉडल हमारा जो वेरिएशन दे रहा है कि प्लस माइनस 5 लाख का गैप दे रहा है कि हाँ, जो मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है उससे प्लस माइनस 5 लाख ऊपर नीचे हो सकता है एक्चुअल प्राइस, ठीक है? बट अगर तुम एक्सपेंसिव घर की बात करो, वहाँ पे 30 लाख प्लस माइनस हो रहा है, 50 लाख प्लस माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा मॉडल अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि ये डेटा लीनियर रिग्रेशन के लिए है ही नहीं। यहाँ पे दूसरा मॉडल फिट होने वाला, फिट करना पड़ेगा, ठीक है? तो वहाँ पे क्या है, वेरिएशन अलग-अलग आ रहा है दोनों टाइप पे, ठीक है? जैसे कि एग्जांपल देखो, यहाँ एक्स है और ये वाई, तो देखो यहाँ पे क्या है, वेरिएशन सेम ही आ रहा है डेटा का। ऐसा देख रहे हो, ये देखो, ये क्या है, एरर है, ये एरर है, ये एरर है, ये एरर है, दिस वन इज एरर, राइट? सो ये क्या आ रहा है, लगभग वेरिएशन सेम ही है यहाँ से वहां तक, ठीक है? बट अगर इसमें देखें तो देखो, यहाँ पे एरर इतना ज्यादा आ रहा है, राइट? यहाँ पे देखो इतना छोटा छोटा एरर है, इतना मतलब एरर का वेरिएशन इतना, इसको ई बोलते हैं, ई आई कुछ भी बोल दो, ठीक है? सो एरर मतलब पता ही है ना, एरर क्या होता है, वाई कैप माइनस वाई, जैसे कि हम अपन डिफाइन करते आए हैं, ठीक है? ठीक है, सो ये एरर देख रहे हो, तो यहाँ पे कम कम था, वहां पे ज्यादा हो गया, तो ये वेरिएशन ज्यादा हो गया। सो यहाँ पे हमारा, ये हमारा, इसको हम बोलते हैं हेट्रोसिडासिटी, जहाँ पे ये सीन है, इसको हेट्रोसिडासिटी बोलते हैं। और ये होमोसिडासिटी है, जो कि हमारा लीनियर रिग्रेशन कब होगा, जब हमारा होमोसिडासिटी हो डेटा, ठीक है? एरर का वेरिएशन कांस्टेंट हो, ठीक है? नाइस, तो हमारे इसके अकॉर्डिंग ये करेक्ट है, ये गलत है, ठीक है? अपन चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ पे, नॉर्मेलिटी ऑफ रेसिड्यूअल। सो इसका क्या मतलब है? सो रेसिड्यूअल बेसिकली वही है, एरर टर्म को ही बोलते हैं, ठीक है? ठीक है, इसी को रेसिड्यूअल बोलते हैं, नाइस, ओके, डन। सो नॉर्मेलिटी ऑफ रेसिड्यूअल मीन्स एरर शुड फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप कर्व। तो अगर आप लोगों को पता होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये कब होता है, सो एरर जो भी आ रहा होगा हमारे मॉडल में, ट्रेनिंग में, वो एरर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉलो करना चाहिए। व्हाट डज इट मीन? कि हमारा मीन 0 होना चाहिए, एरर्स जितने भी एरर आ रहे हैं उनका मीन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एंड मोस्ट ऑफ द एरर क्या होना चाहिए, नियरली 0। मतलब क्यों? क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोगों को पता है कि मैक्सिमम डेटा यहाँ पे लाइक कर रहा है मीन के आसपास, जहाँ पे मीन क्या है, 0। तो मोस्ट ऑफ द डेटा यहाँ है, मतलब एरर हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम स्मॉल छोटे होने चाहिए, कुछ रेयरली एरर बड़े आ सकते हैं, ठीक है? सो मीन शुड बी 0 and mostly error should be very small and near to the mean, okay, near to the 0। so ये हमारा एक assumption है लीनियर रिग्रेशन का। लास्ट वन देखते हैं यार, नो मल्टीकोलिनियरिटी, इसका क्या मतलब है? सो हमारे पास अगर बहुत सारे फीचर्स हैं, एक से ज्यादा है, 2 3 4 फीचर्स हैं, x1 x2 x3 x4, एंड हमें y प्रेडिक्ट करना है, ठीक है? सो जो x1 x2 जितने भी फीचर्स हैं ना, वो हाँ एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, डिपेंड नहीं करना चाहिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड नॉट बी हाईली कोरिलेटेड, तो जो भी वो एक दूसरे दूसरे फीचर्स है x1 x2 से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत हो सकता है, बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है? शुड नॉट बी हाईली कोरिलेटेड, ठीक है? क्यों? अगर 2 फीचर मान लो कि सेम काम कर रहा है, मान लो तुमको x1 x2 दोनों सेम काम कर रहा है, तो मॉडल कंफ्यूज हो जाएगा, मॉडल को नहीं पता चलेगा कि वो किस पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, ठीक है? x1 पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, x2 पे दे, तो इसीलिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकता है, मॉडल को नहीं पता चलेगा कि कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है
प्रिडिक्शन ऑफ वाई, टारगेट प्रिडिक्ट करने में कौन ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि दोनों का इम्पोर्टेंस सिमिलर है, इसीलिए हमें अगर दोनों सिमिलर है तो एक हटा दो, ठीक है? तो इसलिए मल्टी कोलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए। देन मॉडल वी डोंट नो विच वन एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास दो फीचर है, एक है एरिया इन स्क्वायर फीट और दूसरा है एरिया इन स्क्वायर मीटर। तो क्या मतलब दोनों फीचर रखने का? दोनों का काम सेम ही है, ये बस यूनिट अलग अलग है, काम तो सेम ही है, एरिया ये भी बता रहे हैं, एरिया ये भी बता रहा है, तो इन दोनों में ये दोनों हाईली कोरिलेटेड होंगे, ठीक है? तो इसे में से एक को रिमूव कर दो, नहीं करोगे तो ये फिर प्रॉब्लम होगा। अगर तुम्हें पता करना है कौन सा फीचर इंपॉर्टेंस था, कैसे पता चलता है कौन सा फीचर इंपॉर्टेंस है? मॉडल ट्रेनिंग के बाद जिसका कोफिशिएंट हाई होता है उसका मतलब है कि वो फीचर ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले किया टारगेट प्रिडिक्शन में। बट अगर सिमिलर मल्टी कोलिनियर है, मतलब हाईली कोरिलेटेड है, तो दोनों को लगभग आसपास वैल्यूज मिलेंगे, तो पता नहीं चलेगा कौन ज्यादा कोरिलेटेड है। लेकिन एक हटा दोगे तो हाईएस्ट मिलेगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो ये सीन है यहाँ पे, ओके। सो आई होप ये आप लोगों को पांचों एजम्पशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल एंड क्लियर, ठीक है? नाइस। अब अपन देखते हैं यार इवैल्यूएशन मैट्रिक्स क्या है। सो आफ्टर मॉडल ट्रेनिंग, तुम मॉडल ट्रेनिंग होने के बाद ट्रेनिंग डेटा पे इवैल्यूएशन करोगे। वो तो लॉस फंक्शन निकाल रहे थे मॉडल ट्रेनिंग के लिए, अब यहाँ पे इवैल्यूएशन मैट्रिक्स कुछ है लीनियर रिग्रेशन के लिए, जिसका यूज करके हमें पता चलता है कि हमारा मॉडल कितना अच्छा है, ठीक है? सो फर्स्ट है मीन स्क्वायर एरर, एमएसई, बेसिकली लॉस फंक्शन के लिए भी यूज करते हैं। सो बेसिकली इसका तुम इवैल्यूएशन मैट्रिक्स एज इवैल्यूएशन मैट्रिक्स भी यूज करते हो, ठीक है? सो इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट है रूट मीन स्क्वायर एरर, तो बेसिकली इसका रूट है, ठीक है? थर्ड वन है मीन एब्सोल्यूट एरर, ये स्क्वायर नहीं है, बस एब्सोल्यूट निकालते हैं, इसका मॉड है, ठीक है? सो ये हमारा था मीन एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट है यार आर टू स्कोर, सो ये में भी नया लगा होगा। आर टू स्कोर क्या है? बेसिकली 1 माइनस एस एस आर डिवाइडेड बाय एस एस टी। सो एस एस आर क्या है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल, ठीक है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल। तो ये क्या है? सो एस एस आर क्या है? ये बेसिकली जो रेसिडुअल था, एरर था, उसका स्क्वायर करके सम कर दे रहे, ठीक है? एस एस टी क्या है? बेसिकली ये टोटल, मतलब ये जो हमारा जो एवरेज वैल्यू होगा ना वाई का, उसमें से जो हमारा एक्चुअल वैल्यूज है उसको सब्सट्रैक्ट करके स्क्वायर करके सम कर दो, ये हमारा एस एस टी होता है, ओके? सो ये दोनों क्लियर हो गया, नाइस। अभी समझते हैं थोड़ा इन दोनों को। तो देखो, मान लो ये ब्लैक पॉइंट जो भी है ये एक्स है और ये वाई एक्सिस है, ब्लैक पॉइंट जो भी है वो हमारे डेटा ऐसे करके स्कैटर्ड है, राइट? और ये जो लाइन है ग्रे, मतलब जो भी ग्रे लाइन है, ये हमारा मॉडल है, एक्चुअल मॉडल लाइन है, लीनियर रिग्रेशन का लाइन है, वाई कैप इसीलिए मैंने लिखा है, ये हमारा मॉडल है, ठीक है? अब अगर तुम देखो तो हमारा y जो है बेसिकली y का यहाँ से यहाँ के बीच में फैला हुआ है, तो ये सब जितने भी डेटा पॉइंट हैं इनके जो भी y के वैल्यूज है उन सबको ऐड वैड करके मीन निकालोगे ना, तो लगभग यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो इस यहाँ पे हम एक लाइन स्टेट खींच देंगे y पे, y का जो वैल्यू आएगा वहाँ पे ये लाइन स्टेट खींच देंगे, इसे हम y बार बोल रहे हैं, ठीक है? ये एवरेज है, मीन है। सो यही हमारा क्या था, y कैप। अब हम क्या करेंगे, इस y कैप के साथ सारे डेटा पॉइंट के बीच में कुछ ना कुछ गैप है, ठीक है? ऊपर नीचे इन सबको हम क्या करेंगे, ये जो गैप है इस सब का हम कैलकुलेट करेंगे और उसे सम उसका स्क्वायर करके फिर सम कर देंगे, ये हमारा एसएसटी हो जाएगा, ओके? नाइस। एसएसआर क्या है? वो इस लाइन के साथ जो पॉइंट्स के बीच में गैप है उसका हम उस वैल्यू को लेंगे, स्क्वायर करेंगे और सम कर देंगे, वो हमारा एसएसआर आ जाएगा, ठीक है? तो इसके साथ जो निकाल रहा है एसएसआर, इसके साथ एसएसटी, ठीक है? आई होप कि ये समझ में आएगा कि वाई कैप कैसे, वाई बार कैसे निकालते हैं, एवरेज, बेसिकली वाई का एवरेज है, ओके? अब देखो, अगर तुम इक्वेशन देख रहे हो तो तुमको पता होगा ये हमेशा 0 से 1 के बीच में ही लाई कर रहा होगा इसका वैल्यू। क्यों? क्योंकि जब हमारा एसएसआर, मतलब हमारा मॉडल बहुत अच्छा है, एरर 0 है, तो ये ऊपर टर्म 0 हो जाएगा, ये कुछ भी हो तो हमारा हाईएस्ट क्या आ सकता है, 1। जब हमारा मॉडल बहुत ही अच्छा हो, एरर 0 आ रहा है, तो वैल्यू 1 आ गया, इसका मतलब जब हमारा वैल्यू नियरली 1 होगा, आर टू स्क्वायर, इसका मतलब हमारा मॉडल अच्छा परफॉर्म करे ट्रेनिंग डेटा पे, ठीक है? बट अगर जब 0 आ गया, 0 कब आ जाएगा, जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा, मतलब क्या, तुम्हारा ये जो लाइन है, प्रेडिक्शन लाइन है, ये हमेशा यहाँ मीन पे आ जाएगा, ठीक है? तो ये इक्वल हो जाएगा, ओके? ये मत देखना कि ये, तुम ये मत बोलना कि ये इक्वल हो गया तो कट के 1 1 माइनस 1 0, बट ये तुम ऐसा सोचोगे कि ये 1 से बड़ा आ गया तो क्या करोगे, ये बड़ा हो गया इससे तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ यहाँ है
फिर इसके बाद अगर मान लो तुम इसे थोड़ा लाइन से थोड़ा डाइवर्ट करो, इधर या उधर कुछ भी करो, तो ये एरर कम, मतलब इसके एरर से तो कम ही होता है एवरेज वाले से, ठीक है? इसलिए हमेशा ये 0 से 1 के बीच में रहता है। ओके, सो अगर नियरली 1 है तो वेरी गुड, अदरवाइज बैड, बैडली फिटेड लाइन ऑन ट्रेनिंग डेटा। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, R2 स्कोर नेवर डिक्रीजेस व्हेन यू ऐड मोर फीचर्स। तुम्हारे पास फीचर्स था, अगर तुम सोचोगे कि हम एक्स्ट्रा फीचर ऐड कर रहे हैं, तो क्या हमारा R2 स्कोर कम हो सकता है? नहीं, वो कभी कम नहीं होगा। वो या तो अनचेंज रहेगा या तो बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा जब तुम फीचर ऐड करोगे तो हो सकता है वो और चीज़ लर्न कर रहा है, तो हमारा एरर घटेगा तो R2 बढ़ेगा। तो R2 या तो बढ़ेगा या कांस्टेंट रहेगा, अगर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है। तो तुम कितना भी फीचर डालते जाओ, मान लो वो यूजलेस फीचर्स है, नॉइज़ है, रैंडम फीचर्स है, जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है प्रेडिक्शन में, तो उससे हमारा कोई वैल्यू मॉडल प्रेडिक्शन जो पहले था वही रहेगा, कुछ इंक्रीज़ नहीं होगा। बट तुमने बहुत सारा फीचर डाल दिया, स्टिल मॉडल का जो एक्यूरेसी कम फीचर पे था, वही है अभी भी। तो R2 से तो हम पता नहीं कर पाएँगे कि फीचर्स ज़्यादा डालने से भी सेम वैल्यू आ रहा है, कम डालने से भी सेम वैल्यू आ रहा है। तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि ये अच्छा है या नहीं। तो ये इसके बाद हम इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को समझते हैं, और इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन क्या है? एडजस्टेड R2 स्कोर। ये क्या है? इसमें जब तुम एक्स्ट्रा फीचर्स डालोगे ना बहुत ज़्यादा, तो ये इसका वैल्यू चेंज होगा, डिक्रीज़ होने लगेगा। सो इसीलिए इसका इक्वेशन क्या है? 1 माइनस 1 माइनस R2 इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस k माइनस 1। सो यहाँ पे n क्या है? हमारा नंबर ऑफ डेटा सेट, कितने डेटा सेट का साइज क्या है, तो ये n है, तो ये तो फिक्स होगा हमेशा। k क्या है? हमारा नंबर ऑफ फीचर्स। देखो यहाँ पे अगर तुम फीचर बढ़ा रहे हो, बहुत ज्यादा कर दोगे, तो ये घट रहा है, तो ये टर्म छोटा हो रहा है, ये टर्म छोटा हो रहा है, तो ये ओवरऑल टर्म बड़ा होगा। ये ओवरऑल टर्म बड़ा होगा तो 1 में से बड़ा चीज बढ़ाओगे, 1 में से 0.5 माइनस करो, 1 माइनस 0.1 माइनस करो, तो ये माइनस करोगे तो इक्वल टू 0.5 आ रहा है, और ये 0.9 आ रहा है। तो ये हमारा अच्छा है, यानी कि ये हमारा ये टर्म ओवरऑल छोटा होना चाहिए। बट के ओवरऑल छोटा होने के लिए क्या है? ये हमें छोटा चाहिए, ये छोटा होगा तभी इसमें से घटेगा, तो ये वैल्यू बड़ा होगा तो ओवरऑल छोटा होगा। यहाँ से इक्वेशन से समझ में आएगा। इसीलिए ये ज़्यादा अगर तुम फीचर्स डाल दोगे तो पेनलाइज़ करता है मॉडल को, ठीक है? मतलब पेनलाइज़ इन द सेंस, मतलब बताएगा कि मॉडल को बताए कि तुम अननेसेसरी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दियो, तो R2 कम आएगा यहाँ पे, एडजस्टेड R2। ओके, ठीक है। सो मैंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है, थोड़ा डाइजेस्ट करना मुश्किल होगा, बट वीडियो को स्लोली समझना है यार, कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं तो बढ़ाना पड़ता है, ठीक है? जिससे कि कुछ ना बचे, इसलिए मैं सारी चीज़ें डिटेल में अच्छे से पढ़ाता हूँ, जिससे कुछ छूटना नहीं चाहिए। आप लोगों को अगर इंटरव्यू में भी जाओ तो आपको सभी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं नोट। So R2 measures how much variation does any model explain on this data set. So R2 का काम क्या है? बेसिकली ये मेजर करता है कि how much variance does my model explain on this data set, कितना वेरिएंस एक्सप्लेन कर पा रहा है हमारा डेटा, हमारा मॉडल जो करंट ट्रेनिंग डेटा सेट जिस पे तुम चला रहे हो, वो ट्रेनिंग डेटा कितना वेरिएंस मेजर कर पा रहा है, ये हमारा R2 बताता है, ठीक है? हाई R2 मीन्स गुड मॉडल, ये गलत बात है। R2 का वैल्यू हाई है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मॉडल गुड है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो असम्पशन था, मतलब हमने हमारा जो हाइपोथेसिस था वो अच्छा है, वो गुड है। बट इट डज़न्ट मीन दैट ये मॉडल इज़ गुड। क्यों? क्योंकि मॉडल को हम तभी गुड मानेंगे जब वो टेस्ट डेटा पे अच्छे से परफ़ॉर्म करेगा। बट R2 हम निकालते हैं ट्रेनिंग पे, तो वहाँ पे ये बता पाएगा कि हमने जो मॉडल बनाया वो ट्रेनिंग डेटा को अच्छे से समझ लिया है। अगर R2 हाई है तो, बस ट्रेनिंग डेटा सीख गया है। ये नहीं कि वो मॉडल अच्छा बना है, ठीक है? तो बेसिकली ये ट्रेनिंग डेटा ये बता पाएगा, ट्रेनिंग ट्रेनिंग डेटा को अच्छे से समझ पाया कि नहीं। It only tell how well model fit the training data if it cannot tell you मॉडल जनरलाइज और नॉट जनरलाइज मीन्स वो टेस्ट डेटा पे भी अच्छे से समझ पा रहे हैं या नहीं, ठीक है? एडजस्टेड आर्टर क्या करता है? करेक्ट्स ओनली फीचर्स काउंट बायस, मतलब फीचर्स ज्यादा तुम डालो तो उसको वो करेक्ट कर पाता है। ये भी वो नहीं बताएगा मॉडल अच्छा है कि नहीं, ठीक है? ये बस बताएगा कि तुम्हारा हाइपोथेसिस अच्छा है कि नहीं। सो यहाँ पे अपन वो सब लिखे हैं। सो R2 एंड एडजस्टेड R2 केम फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स, ये स्टैटिस्टिक्स से आया। दे मेनली यूज्ड ऑन ट्रेनिंग डेटा फॉर मॉडल एक्सप्लेनेशन के लिए कि अच्छा अगर R2 एडजस्ट R2 बढ़ा गया तो मॉडल हमारा अच्छा है, मतलब मॉडल को एक्सप्लेन कर रहा है, वेरिएंस कितना एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस कितना अच्छा है, हमने जो assumption लिया था, हाइपोथेसिस बनाया था, वो कितना सही है। फिर फीचर की सिग्निफिकेंस वगैरह पे, ठीक है? सो बेसिकली R2 एडजस्टेड R2 यही काम करता है, ये नहीं बता पाता कि मॉडल कितना बेटर है, ठीक है? ओके, सो
यहीं तक था लीनियर रिग्रेशन के लिए। अभी इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मल्टी लीनियर रिग्रेशन है ना, पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन वगैरह समझेंगे। एंड लीनियर रिग्रेशन में आता है टर्म्स जनरलाइजेशन के लिए, वो सब हम लोग देखेंगे। रीज लासो एटसेट्रा एटसेट्रा। तो काफ़ी चीज़ें अभी है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से देखो एंड नहीं समझ में आए तो रिपीट करो, ठीक है, समझ में आ जाएगा। ओके, सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।